हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने एज यू नो दैट लास्ट क्लास में हमने आपको फर्स्ट पोएम पढ़ाई थी, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, जिसे लिखा गया था बाय जॉन डन के द्वारा। मैंने आपको कल अच्छे से पोएम एक्सप्लेन कर दी थी। लास्ट क्लास में अच्छे से हमने उसे एक्सप्लेन किया था भी प्रैक्टिकली, और मैंने आपको पोएम के ऊपर भी रीडिंग लगवाई थी। आज मैंने आपको जैसा कि कल बोला था कि मैं आपको अगली क्लास में इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दूंगा, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व द नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द समरी ऑफ दिस पोएम, एंड बाय दिस समरी वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम। देखिए, हमारी जो पोएम थी उसका नाम था ए लेक्चर अपॉन द शैडो, यानी एक परछाइयों के ऊपर व्याख्यान, जिसे लिखा गया है बाय जॉन डन के द्वारा। तो सबसे पहले आज हम इसके क्वेश्चन आंसर जो समझ रहे हैं उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द पोएम, कविता का सारांश। देखिए, दिस इज ए पोएम, ये एक कविता है, अबाउट लव, प्रेम के बारे में, विच कंपेयर्स, जो तुलना करती है, द विज़न यानी दिव्य दृष्टि की, एंड द डिल्यूजन्स और भ्रम की, कहीं की भ्रम की, ऑफ लवर्स, प्रेमियों की, जो प्रेमियों की दिव्य दृष्टि और भ्रम की तुलना करती है, टू ए सिचुएशन यानी एक स्थिति से, ऑफ लाइट यानी प्रकाश की, एंड शेडो और परछाइयों की स्थिति से। दिस इज ए पोएम, ये एक कविता है, अबाउट लव, प्रेम के बारे में, जो तुलना करती है दिव्य दृष्टि और भ्रम की, प्रेमियों की दिव्य दृष्टि और भ्रम की, एक इस प्रकाश और परछाइयों की स्थिति से। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की द लव बिलव्ड, प्रेमिका का प्रेम, शुड नॉट डिक्रीज, कम नहीं होना चाहिए, और फेड, और नहीं फीका पड़ना चाहिए, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ट्रू लव, सच्चा प्रेम, इज इमोर्टल, कैसा होता है, अमर, एंड और, इट नाइदर डिमिनिशेज, न तो ये फीका पड़ता है, डिमिनिशेज का मीन होता है फेड, मीन्स फीका पड़ना, तो न तो ये फीका पड़ता है, नॉर एंड्स, और नहीं समाप्त होता है। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, इज बियॉन्ड, परे होता है, टाइम यानी समय से, लोकेशन यानी स्थिति से, एंड सर्क्यूमस्टेंसेज यानी परिस्थितियों से। अगेन वी रीड द सेकेंड पैरा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ट्रू लव इज इमोर्टल, सच्चा प्रेम अमर है, एंड इट नाइदर डिमिनिशेज, और न तो ये फीका पड़ता है, नॉर एंड्स, और नहीं समाप्त होता है। ट्रू लव इज बियॉन्ड टाइम, लोकेशन, एंड सर्क्यूमस्टेंसेज, सच्चा प्रेम समय, स्थिति और परिस्थितियों से परे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू, ये आपकी सहायता करेंगे इन एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने आपको कल भी समझाया था इसके बारे में। व्हाट डू शैडो मीन इन दिस पोएम, इस कविता में शेडोज का मीन क्या है। तो मैंने आपको कल बताया था, शेडोज मीन द इग्नोरेंस, परछाइयों का मतलब है अज्ञानता, बिटवीन द लवर्स, प्रेमियों के बीच में, एंड दियर डिस्ट्रस, और उनका अविश्वास, ऑफ ईच अदर, किनके प्रति, एक दूसरे के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्गाइज, आप दिखावे से क्या समझते हैं। छद्मवेश, इसका शाब्दिक मीन होता है दिखावा या छद्मवेश। डिस्गाइज मीन, दिखावे का मतलब होता है फॉल्स बिहेवियर, झूठा व्यवहार, एंड हाइडिंग ऑफ फीलिंग्स, और भावनाओं को, थॉट्स विचारों को, एंड इमोशंस और भावों को छिपाना, बिटवीन लवर एंड द बिलव्ड, प्रेमी और प्रेमिका के बीच भावनाओं को, विचारों को और भावों को छिपाना, और झूठा व्यवहार, जो डिस्गाइज इस कविता में संकेत करता है। अगेन वी रीड दिस आंसर,
डिस्गाइज मीन दिखावे का मतलब है झूठा व्यवहार और भावनाएं, विचार और भावों को छिपाना। किनके बीच में? प्रेमी और प्रेमिका के बीच में। थर्ड क्वेश्चन पे हम रीडिंग लगाएंगे। हाउ विल द शेडोज ब्लाइंड द आइज? परछाइयाँ हमारी आंखों को भ्रमित कैसे करती है? ब्लाइंड मीन यानी होता है अंधा करना, बट यहाँ पे पोइम में भ्रमित करना। तो परछाइयाँ हमारी आंखों को कैसे भ्रमित करती है? शेडोज मीन परछाइयों का मतलब है द डिल्यूजन, भ्रम। डिफरेंसेज मतभेद। शेडोज मीन परछाइयों का मतलब है भ्रम, मतभेद बिटवीन द लवर्स। किनके बीच में? प्रेमियों के बीच में। देयर आर ऑब्स्टेकल्स, ये बाधाएं हैं, यहाँ पर बाधाएं होती है। ऑब्स्टेकल्स मीन बाधाएं। एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, और स्पष्टता की कमी होती है बिटवीन लवर एंड बिलव्ड, प्रेमी और प्रेमिका के बीच में। तो हमने ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, वो होते हैं 30 to 40 वर्ड। उनकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, आपने अक्सर आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो लगभग आपको जब से क्वेश्चन और आंसर जो वर्ड है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, आप काफ़ी 7 और 8 ईयर से इन दोनों वर्ड्स को यूज कर रहे होंगे। हम क्वेश्चन को तो लिखते हैं क्यू लेटर से हम इसको इंडिकेट करते हैं और आंसर के लिए लिखते हैं ANS। तो मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके पास सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसके लिए हम क्यू लिखते हैं, और आंसर को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो NS लिखते हैं। बट कभी आपने किसी टीचर से पूछने का प्रयास किया है कि सर वाई डू वी राइट दीज टू शॉर्ट फॉर्म इन दिस वे? फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्यू ही शो करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, और आंसर को हम लिखते हैं NS। तो हमारे पास प्रश्न बन जाता है कि सर हम आंसर की शॉर्ट फॉर्म तो लिखते हैं ANS और क्वेश्चन की में हम क्यों लिखते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है, सभी बच्चे एक देखा जाए तो बहुत सरप्राइज करने वाला प्रश्न बन जाता है ये, बट इसका सीधा सा आंसर है क्यू जो वर्ड होता है ये अपने साथ यू ऑलरेडी लिया हुआ होता है, तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऐसी कोई सी भी वर्ल्ड की ऐसी कोई सी भी मीनिंग नहीं है जिसमें क्यू आए और यू ना आए। अर्थात क्यू अपने साथ ऑलरेडी यू छिपा हुआ है क्यू में, इसीलिए हम क्यू को क्या करते हैं? सिंगल लेटर में क्यू लिख देते हैं। और आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं है क्यू जैसा, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसे हमें अलग से लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लिटरेचर लिखेंगे तो लिटरेचर को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं लिट, LITT। कंपल्सरी को लिखेंगे तो कंपल्सरी को COMP लिखेंगे। बट क्वेश्चन में हम केवल एकमात्र इसको एक लेटर से शो कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि क्यू में यू ऑलरेडी छिपा हुआ होता है। चलो, ये अलग एक्स्ट्रा था जो भी मैंने बताया। मेरे माइंड में जो प्रश्न आया मैंने आपसे पूछा, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखा जाए तो एक सरप्राइज करने वाला प्रश्न है। चलो, जो एग्ज़ाम में आते हैं 30 to 40 वर्ड लिमिट वाले क्वेश्चन आंसर, उनको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेस्टवार्डली डिक्लाइन? वेस्टवार्डली डिक्लाइन का मीन जो पोइम में आया था वो था युवावस्था का क्षीण होना। मतलब वेस्टवार्डली, पश्चिम की ओर, डिक्लाइन, क्षीण होना। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो वेस्टवार्डली डिक्लाइन का मतलब है द ग्रेजुअल डिक्लाइन, धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मीन है धीरे धीरे, डिक्लाइन क्षीण होना, ऑफ द सन यानी सूर्य का, अबाउ आफ्टरनून दोपहर के बाद, टुवार्ड द वेस्ट किसकी ओर? पश्चिम की ओर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोइम, इस कविता के आधार पर, इट मीन्स इसका मतलब होता है दैट की लव बिटवीन द टू लवर्स, प्रेम दो प्रेमियों के बीच में, बिगिंस टू डिक्रीज, कम होने लगता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे, पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के बाद बिगिंस टू डिक्रीज, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होने लगता है। व्हेन कन्फ्यूजन अराइज लव डिकेज,
जब भ्रम अराइज उत्पन्न होने लगते हैं, लव्स डिके, तो प्रेम क्या होने लगता है? क्षीण होने लगता है। अगेन आई रीड दिस आंसर रैपिडली। वेस्टवार्डली डिक्लाइन मीन, वेस्टवार्डली डिक्लाइन का मतलब है धीरे धीरे क्षीण होना सूर्य का, टू आफ्टरनून, दोपहर के बाद, टुवार्ड द वेस्ट, पश्चिम की ओर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोइम, इस कविता के आधार पर, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट लव बिटवीन द टू लवर्स, प्रेम दो प्रेमियों के बीच में, बिगिन्स, शुरू होता है, टू डिक्रीज, कम होना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, व्हेन कन्फ्यूजन अराइज, जब भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं तो लव डिकेज, प्रेम क्षीण होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की क्या प्रकृति होती है, क्या स्वभाव जो सच्चे प्रेम का होता है, वो कवि के अनुसार हमें आंसर में अटेम्प्ट करना है। तो देखिए इसका आंसर, ट्रू लव इज बियॉन्ड, सच्चा प्रेम इज बियॉन्ड, परे होता है, टाइम यानी समय से, लोकेशन स्थिति से, एंड सर्क्यूमस्टेंसेज और परिस्थितियों से। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट कैन बी हिडन, जो छिपा हुआ हो। इट डज नॉट चेंज, ये नहीं बदलता है, विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ। इन ट्रू लव, सच्चे प्रेम में, द लवर, प्रेमी, एंड बिलव्ड, और प्रेमिका, आर वोली सिंसियर, पूर्ण रूप से सिंसियर, सच्चे होते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। दिस इज द नेचर ऑफ ट्रू लव, यही सच्चे प्रेम की प्रकृति होती है या सच्चे प्रेम का स्वभाव होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देख लीजिएगा इसको आप अच्छे से समझे। मैंने आपको जब कल भी प्रैक्टिकली पोइम समझाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि द पोइट रेफर्ड 3 शैडोज इन दिस पोइम, इस कविता में कवि 3 परछाइयों को इंडिकेट करता है, मॉर्निंग की परछाइयाँ, नून की परछाइयाँ और आफ्टरनून की परछाइयाँ। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डिफाइन द शैडोज ऑफ मॉर्निंग, नून एंड आफ्टरनून, परिभाषित कीजिए परछाइयों को, सुबह की, दोपहर की और दोपहर के बाद की। तो कवि ये एग्जामिनर आपसे इसी तरह का प्रश्न पूछेगा कि सुबह की, दोपहर की और दोपहर के बाद की परछाइयों को परिभाषित कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। मॉर्निंग शेडोज कीप ग्रोविंग, सुबह की परछाइयाँ ग्रोविंग शॉर्टर, धीरे धीरे छोटी होती जाती है। एट नून, दोपहर में, दे ऑल टुगेदर वेनिश, वे पूरी तरह गायब हो जाती है। ऑल टुगेदर, पूरी तरह, वेनिश, गायब हो जाती है। देन आफ्टरनून, फिर दोपहर के बाद, दे स्टार्ट ग्रोविंग लॉन्गर, वे धीरे धीरे लंबी होना या बढ़ना शुरू कर देती है। लॉन्गर एंड लॉन्गर बाय इवनिंग, और धीरे धीरे शाम तक वो बढ़ती जाती है। देन आफ्टरनून, दोपहर के बाद, दे स्टार्ट ग्रोविंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, वे धीरे धीरे बढ़ती जाती है बाई इवनिंग, शाम तक। बाई इज रेफर टू तक, ठीक है। दीज आर द 3 स्टेज ऑफ लव, यही प्रेम की 3 अवस्थाएं हैं। डिल्यूजन, भ्रम, बिटवीन लवर्स, प्रेमियों के बीच में। कीप डिक्रीजिंग, कम होता रहता है। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में। देन डिल्यूजन, फिर भ्रम, मीन्स डिफरेंसेज, मतभेद, मतभेद कहो चाहे डिल्यूजन, भ्रम कहो। तो देन डिल्यूजन टोटली डिसअपियर, फिर भ्रम या मतभेद टोटली डिसअपियर, पूरी तरह गायब हो जाते हैं। इफ लव इज नॉट रिटेन एट दिस स्टेज, यदि प्रेम इज नॉट रिटेन, नहीं बना रहता है, एट दिस स्टेज, इस अवस्था में, दे स्टार्ट ग्रोविंग अगेन, तो फिर से वो परछाइयाँ या मतभेद या भ्रम शुरू होने लगते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, देखिए। व्हाट इज लव्स फिलोसॉफी, प्रेम की दार्शनिकता क्या है? देखिए, लव्स फिलोसॉफी, प्रेम की दार्शनिकता, इज दैट, यह है कि इट कीप्स ग्रोविंग इन इट्स इनिशियल स्टेज, ये क्या होता रहता है? इट कीप्स ग्रोविंग, ये बढ़ता रहता है। इन इट्स
इसकी इनिशियल स्टेज यानी प्रारंभिक अवस्था में। देन इट रीचेज, फिर ये पहुंच जाता है इट्स पिक, इसकी ऊंचाइयों पर। इफ़ इट नॉट रिटेन्ड, यदि ये नहीं बना रहता है एट दिस हाइट, इस ऊंचाई पर, इट कम्स टू एन एंड, तो फिर ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। द डिल्यूजन्स, भ्रम, फॉल्स बिहेवियर, झूठा दिखावा, डिफरेंसेज, मतभेद, इन लव, प्रेम में, ब्रिंग इट्स एंड, क्या लाते हैं, इसका अंत लाते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को देखिए। द डिल्यूजन यानी भ्रम और फॉल्स बिहेवियर, झूठा व्यवहार का होना, डिफरेंसेज, मतभेद का होना, इन लव, प्रेम में, ब्रिंग इट्स एंड, क्या लाते हैं, इसका अंत या इसको समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हैंस, अतः, द लवर यानी प्रेमी, एंड द बिलव्ड और प्रेमिका, मस्ट कीप नो शेडो, प्रेमी और प्रेमिका को मस्ट कीप नो शेडो, न तो परछाइयाँ रखनी चाहिए, और डिफरेंसेज, और ना ही मतभेद रखने चाहिए, और डिल्यूजन, और ना ही भ्रम रखने चाहिए, बिटवीन देम, उनके बीच में। तो मैंने जैसा कि कल आपको क्लास में समझा दिया था अच्छे से, आज मैंने आपको सभी क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस बाय हियरिंग द word to word meaning. Okay friend, thanks, good night.